सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। आरव यादव के सामने अचानक पैसों से भरा बड़ा बैग देखकर दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। जो गुंडे पैसे वसूलने आए थे, वे फटी आंखों से उस बैग को देख रहे थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी। ऑफिसर यादव, मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द कम हैं। लता साल्वी ने ईमानदारी से कहा, आपने मेरा हाथ बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आप न होते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आज मेरी क्या हालत होती। यह 1 लाख रुपए वाकई कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कृपया इसे रख लीजिए। अहम। इससे पहले कि आरव यादव कुछ बोल पाते, अथर्व सिंह ने एक रहस्यमय अंदाज में खांसा और आगे बढ़कर लता साल्वी से बात की। मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस बल में हमारे कुछ नियम हैं। अगर आरव यादव आपके पैसे स्वीकार करता है तो यह हमारे नियमों के खिलाफ होगा। रुको, आरव यादव ने तुरंत अथर्व सिंह को टोका और कहा, अपने काम से काम रखो। तुम। अथर्व सिंह आरव को घूरना चाहते थे, लेकिन आरव यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने कंधे से अथर्व सिंह को एक तरफ धकेल दिया। पैसे तुम्हारे लिए नहीं हैं, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम। अथर्व सिंह का चेहरा गुस्से से हरा पीला हो गया। मिस साल्वी, हे। आरव यादव ने एक मुस्कान बिखेरी और लता साल्वी का हाथ पकड़ लिया। हमारे टीम लीडर सही कह रहे हैं। पुलिस बल में हमारे नियम हैं। अगर मैं अभी आपसे कोई इनाम स्वीकार करता हूँ तो मुझे बाद में सजा दी जाएगी। आप देखिए। तो हमें क्या करना चाहिए? लता साल्वी का चेहरा चिंतित हो गया। मुझे माफ करें, मुझे सच में नहीं पता था। ऑफिसर यादव, मैं वास्तव में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार कर पाएंगे। एक काम करते हैं। आरव यादव इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से और गंभीरता से कहा, चूंकि मिस साल्वी इतनी ईमानदार हैं, तो अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ तो यह उनका अपमान होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लता साल्वी ने सिर हिलाया, आपको स्वीकार करना ही होगा। उस स्थिति में हे। आरव यादव ने आखिरकार उस सुंदरी का हाथ छोड़ा और कलम कागज निकाला। जब तक आप एक घोषणा पत्र लिख देती हैं कि यह एक स्वैच्छिक दान है, तब तक मेरे लिए यह पैसा लेना पूरी तरह से जायज होगा और पुलिस विभाग मुझे सजा भी नहीं देगा। वहां अचानक शोर मच गया। आरव यादव ने जो किया था वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हालांकि लिखित घोषणा के बाद ये किसी नियम के खिलाफ नहीं होता, लेकिन इससे यूनिट के पुलिसकर्मियों की साख को बट्टा लगता। आरव यादव, तुम। अथर्व सिंह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो पैसे लेने की? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम यहाँ के पुलिसकर्मियों की छवि खराब कर रहे हो और हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो? ऑफिसर, इससे पहले कि आरव यादव कुछ कह पाते, लता साल्वी बोल पई, मैं यहाँ पुलिस की छवि खराब करने नहीं आई हूँ। मैं बस ऑफिसर यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये पैसा मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत आम बात है। ऑफिसर, वह अथर्व सिंह की ओर मुड़ी। एक काम करते हैं, जब मैं अपने पिता का मामला सुलझा लूंगी तो मैं पुलिस स्टेशन को एक सम्मान वाला रेशमी बैनर भेजूंगी, ठीक है? इसके साथ ही लता साल्वी ने जल्दी से एक नोट लिखा जिस पर लिखा था, आरव यादव को 1 लाख रुपए का दान। अब आरव यादव पूरी वैधता के साथ उस बड़ी रकम को स्वीकार कर सकते थे। सिंह। आरव यादव खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और उन्होंने अथर्व सिंह को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ दिखाई। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमने इतनी बेशर्मी से रेशमी बैनर क्यों मांगा? क्या यह अपमानजनक नहीं है? ऐसा करके क्या तुम हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम। आरव यादव, तुम बेशर्म हो। अथर्व सिंह गुस्से में दांत पीसने लगे और बुरी तरह कांप रहे थे। बेशर्म शब्द के अलावा वे और कुछ नहीं कह पा रहे थे। आरव यादव ने अथर्व सिंह को परेशान करना छोड़ दिया। उन्होंने लता साल्वी का घोषणा पत्र और पैसों का बैग लिया और उस सुंदरी से हाथ मिलाते रहे। लता साल्वी ने अपने सहायक से आरव यादव को अपना बिजनेस कार्ड दिलवाया और उनसे कहा कि भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो उनसे संपर्क करें। वह निश्चित रूप से उनकी मदद करेगी। आरव यादव ने फिर से उनका शुक्रिया अदा किया और लता साल्वी अपने सहायक के साथ दफ्तर से चली गईं। आरव यादव अथर्व सिंह की ओर आलोचना करना चाहते थे, लेकिन उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने उन्हें रोक दिया। ऑफिसर, अब आपके पास इतने पैसे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि? उसने फिर से आरव यादव की ओर हाथ फैलाए।
आरव यादव का खुशी भरा चेहरा फिर से उदास हो गया और उनकी आंखें ठंडी और डरावनी हो गईं। तो तुमने सोच लिया है? हाँ, उस लड़के ने निश्चय के साथ कहा, मैंने सोच लिया है। तुमने सच में मुझसे पैसे वसूलने का फैसला कर लिया है? हाँ, पीले बालों वाले लड़के ने सिर हिलाया। आरव यादव की आंखों में एक ठंडक सी कौंधी और उन्होंने बैग को मेज पर पटक दिया और पैसों की एक गड्डी निकाली। बैग में पैसों की 10 गड्डियां थीं, इसलिए हर गड्डी ठीक 10,000 रुपये की थी। छोटे गुंडे, आरव यादव ने उसे घूरते हुए कहा, याद रखना, तुमने ये रास्ता खुद चुना है, चुनने के बाद पछताना मत। मम्मा, आरव यादव की टिप्पणी के बाद वह लड़का थोड़ा अनिश्चित सा लगा और उसने केवल शांति से सिर हिलाया। ये लो, आरव यादव ने पैसों की गड्डी उसके सामने फेंक दी, पूरे 10,000। बाकी रख लो। क्या? वाह! दफ्तर में फिर से शोर मच गया। सभी पुलिसकर्मी भ्रमित थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरव यादव कर क्या रहे हैं। वे 2,000 पर सहमत हुए थे, तो वह उसे ज्यादा क्यों दे रहे थे? क्या वह मूर्ख थे? उनमें से यहाँ तक कि क्रोधित अथर्व सिंह भी शांति से देख रहे थे। बड़े भाई, नहीं नहीं नहीं। उस लड़के को शायद कुछ समझ में आया और उसने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। हम 2,000 पर सहमत हुए थे, मैं ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। बकवास बंद करो। आरव यादव ने मेज थपथपाए और वह लड़का काम उठा। धत तेरी की, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? 10,000 मतलब 10,000। मैं अपनी कही हुई बात वापस कैसे ले सकता हूँ? तो मैं ले लेता हूँ। उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अनिश्चितता के साथ पैसों की गड्डी की ओर हाथ बढ़ाया। वाह! आरव यादव ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसे। उस लड़के ने डर के मारे तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। जवान लड़के, आरव यादव ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और उग्रता से कहा, तुम 10,000 INR ले सकते हो, लेकिन क्या तुम अंडरवर्ल्ड के नियम जानते हो? क्या? कौन से नियम? वह लड़का हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पुलिस अधिकारी उसे अंडरवर्ल्ड के नियमों के बारे में बताएगा। सुर्ख होंठ, सफेद चाकू, सुनहरी उंगली। आरव यादव ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अंडरवर्ल्ड के नियम? तुम मुझसे पैसे लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। मैंने आज तुम्हारे लिए सबसे हल्का नियम चुना है, क्या ख्याल है? आरव यादव की गलियों वाली भाषा सुनकर न केवल पुलिसकर्मी बल्कि वे गुंडे भी सन रह गए। भाई, मैं, उस सुनहरे बालों वाले लड़के का चेहरा डर के मारे बैंगनी पड़ गया था। मुझे नहीं पता, आपके कहने का क्या मतलब है? धत तेरी की, आरव यादव गुस्से में बोला, अगर तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना तो तुम सड़कों पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी पैदा हुए चूजे हो? इधर सुनो, सुर्खहोंठ का मतलब है कि अगर तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो तुम्हें उसे लाल नोट देने होंगे। सफेद चाकू का मतलब है कि अगर तुम किसी को काटते हो तो तुम्हें उसे चांदी देनी होगी। सुनहरी उंगली। मैं समझ गई, नव्या शर्मा ने बीच में टोकते हुए कहा, सुनहरी उंगली का मतलब है कि अगर तुम किसी की उंगली काटते हो तो तुम्हें उसे सोना देना होगा। बिल्कुल। आरव यादव ने नव्या शर्मा को अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी, फिर उस लड़के की ओर मुड़ा। हम पुलिस स्टेशन में हैं, इसलिए हमें ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पहला विकल्प चुनता हूँ। सुर्खहोंठ, तुमने मुझसे 2,000 रुपये मांगे थे, लेकिन मैंने तुम्हें 10,000 दिए हैं, जो लगभग 4 गुना है। तो तुम्हें मुझसे 4 थप्पड़ खाने होंगे, 2 आगे और 2 पीछे। लेकिन मैं काफी जोर से मारता हूँ, तो कहीं आज तुम्हारा काम तमाम न हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें छूट देता हूँ। सिर्फ 2 थप्पड़ और पैसे तुम्हारे। वह लड़का पूरी तरह स्तब्ध था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा पुलिस अधिकारी सड़क छाप गुंडों से भी ज्यादा प्रोफेशनल होगा। भाई, क्या मैं बस अपने 2,000 रुपये ले सकता हूँ? लड़का गिड़गिड़ाया, 1,000 भी चलेंगे। क्या तुम कुत्ते के साल में पैदा हुए थे? इतने डरपोक। आरव यादव ने मेज थपथपाए, मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुमने सहमति में सिर हिलाया था। इतनी आसानी से हार मान लोगे तो बाहर यह बात पता चलने पर तुम कैसे जियोगे? बच्चे, सड़क पर रहने वाले लोग अपनी साख, अपने चेहरे और अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। पैसे यहाँ हैं, तुम्हें ये लेने ही होंगे। मैं, लड़का पूरी तरह भ्रमित था। अचानक उस लड़के के दोस्तों ने उसे उकसाना शुरू कर दिया, क्या तुम पागल हो? सिर्फ 2 थप्पड़ के बदले 10,000 रुपये, ये फायदे का सौदा है। बस सह लो, पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बस 2 थप्पड़ ही तो हैं, इससे तुम मर नहीं जाओगे। तुम्हारे पिता तुम्हें दिन में 100 बार थप्पड़ मारते हैं, तुम ये कर सकते हो। मैं,
उस लड़के ने अपने दोस्तों की ओर देखा और गुस्से में दहाड़ा, भाड़ में जाओ तुम सब। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? आज हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो खुद आकर ले लो। इतना कहने के बाद वह लड़का जल्दी से आरव यादव की ओर मुड़ा और झुककर बोला, भाई मैं हार गया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, अलविदा। जैसे ही उसने बात खत्म की वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरव यादव की आंखें फैल गईं। वह उछला और उस लड़के को पीछे से खींचकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो और भी अविश्वसनीय था। आरव यादव ने पहले उस लड़के के चेहरे पर लात मारी। लड़के का सिर फर्श से जोर से टकराया। फिर किसी चूजे को पकड़ने की तरह आरव यादव ने उसे फर्श से उठाया और उसके चेहरे पर 2 कानफोड़ू थप्पड़ जड़े। आरव यादव के थप्पड़ पागलपन की हद तक शक्तिशाली थे। लड़के का चेहरा खून से लथपथ हो गया, यहाँ तक कि उसके मसूड़ों से भी खून बहने लगा और दांत ढीले हो गए। आखिरी थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह लड़का 3 बार गोल घूमा और फिर धाम से फर्श पर गिर पड़ा। किनारे खड़े उस लड़के के दोस्त पत्थर के पुतले बन गए थे। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था और वे अपनी जगह पर कांप रहे थे। उनकी पहले वाली बहादुरी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सीनियर, सीनियर, रुकिए, रुकिए। नव्या शर्मा सच में डरी हुई थी और आरव यादव को रोकने के लिए चिल्लाई। ये पुलिस स्टेशन था जो निगरानी कैमरों से भरा था। वह दफ्तर में किसी को पीटने के गंभीर परिणामों की कल्पना कर सकती थी। विवान गोयल ने देख लिया था कि आरव यादव क्या कर सकता है, इसलिए उसने जल्दी से नव्या शर्मा को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह लड़का फर्श पर पूरी तरह बेहोश पड़ा था। उसमें बस इतनी जान बची थी कि वह अपनी जगह पर थोड़ा छटपटा सके। आरव यादव ने उसकी ओर नीचे देखा। उसके चेहरे के भाव पहले की तरह ही शांत थे। धत तेरी की, जरा सा भी जिगरा नहीं है और तुम सदकों पर नाम कमाने चले हो। इसे मेरी तरफ से एक सबक समझो, ताकि कल को तुम दुनिया के नियम न जानने के कारण सड़क पर कुत्ते की मौत न मरो। जैसे ही उसने बात खत्म की, आरव यादव ने नोटों की गड्डी उठाई और उस लड़के के चेहरे पर दे मारी। नोट पूरे कमरे में बिखर गए। मैंने अपना वादा निभाया, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिए हैं, इसलिए अब ये पैसे तुम्हारे हैं। आरव यादव अन्य अधिकारियों पर चिल्लाया, शिकायत विभाग 3री मंजिल पर है, चीफ का ऑफिस 6ठी मंजिल पर है। अगर कोई मेरी रिपोर्ट करना चाहता है तो अभी जाओ, अगर नहीं तो पैसे उठाओ और मेरी नज़रों से दफा हो जाओ। बाकी गुंडे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वे डर के मारे सुन्न थे। आरव यादव की इतनी हिंसक लड़ाई देखकर अथर्व सिंह भी बुरी तरह सहम गया था। मूल रूप से वह इस मौके का इस्तेमाल आरव यादव को फंसाने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए करना चाहता था, लेकिन अब वह अपनी सीट से चिपक गया था, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। भाई, भाई, ये हमारी गलती थी। गुंडों में से एक ने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। वह लड़का खुद ही गिर गया था। हमने साफ देखा, आपका इसमें कोई हाथ नहीं था। हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। उन्होंने पैसे समेटे और उस लड़के को उठाकर ले गए। भागते समय उन्होंने फर्श पर कई नोट छोड़ दिए थे। धत तेरी की, आरव यादव गुस्से में बदबदाया और अंगड़ाई ली। जैसे ही उसने अंगड़ाई ली, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई, जिससे सबके दिल में डर बैठ गया। उस पल वहां मौजूद हर जांचकर्ता कांपने लगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आरव यादव सिर्फ एक मामूली बदमाश है, लेकिन अब वे देख सकते थे कि वह वास्तव में एक राक्षस था। कई लोग मन ही मन खुश थे कि उन्होंने उसे पहले कभी सच में नाराज नहीं किया था। आरव यादव ने भीड़ की ओर ठंडी नजरों से देखा और सबकी आंखों में डर भांप लिया। शरीर को तबाह करने से बेहतर है किसी के दिल को जीतना। अगर उसे कुछ करना था तो वह उसे सही तरीके से करता। उसने जोखिम उठाया और भीड़ को डराने के लिए हाथ उठाया ताकि बाद में कोई उसका विरोध न करे। विरोध की बात सोचते ही आरव यादव ने अथर्व सिंह की ओर एक नज़र डाली। उस समय अथर्व सिंह के चेहरे के हाव भाव बहुत खराब थे। आरव यादव को अपनी ओर घूरते देख वह नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। आरव यादव मुस्कुराते हुए अथर्व सिंह के सामने गया, एक फोटो निकाली और उसके सामने लहराने लगा। दरअसल वह फोटो आरव यादव की थी जब उसने मकबरे पर रश्मि देशपांडे को पकाया था। सिंह, मैंने बाकी कर्ज चुका दिए हैं, अब सब आप पर निर्भर है महाराज। उसने उसे फोटो दिखाई। देखो यहाँ, मैंने लॉस्ट हैंड केस सुलझा लिया है और अपराधी को भी पकड़ लिया है। आरव यादव उसे चिढ़ाते हुए बेहतर महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अथर्व सिंह के उसी घमंडी अंदाज की नकल भी की। आरव यादव, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे माफी मांग लो, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम पुलिस स्टेशन में फिर कभी अपना चेहरा न दिखा सको। हाँ हाँ हाँ, सिंह,
क्या बात है, तुम अब मेरी ओर देखने के लिए सिर भी नहीं उठा पा रहे हो। आरव यादव के तानों को सुनकर अथर्व सिंह गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसने वास्तव में आरव यादव के साथ शर्त लगाई थी। चूंकि वह हार गया था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। वह केवल हताशा में अपने पैर पटकते हुए दफ्तर से बाहर निकल गया। हाँ हाँ हाँ, आरव यादव ने अथर्व सिंह के बाहर जाते समय उसे बीच की उंगली दिखाए और भीड़ की ओर चिल्लाकर कहा, सब लोग सुन लो। आज रात मैं अंडर द नीम रेस्टोरेंट में आप सभी को रात के खाने पर आमंत्रित कर रहा हूँ। टीम ए के हर सदस्य को वहां होना चाहिए। जो नहीं आएगा वह मेरा अपमान करेगा। अगर तुम नहीं आए तो दोबारा मुझसे कभी नजरें मत मिलाना। टीम ए के कार्यालय में आरव यादव ने कब्र में ली गई अपनी और रश्मि देशपांडे की फोटो को व्हाइट बोर्ड के बीचों बीच चिपका दिया। इस फोटो को लगाने का मतलब था कि लॉस्ट हैंड केस आधिकारिक तौर पर सुलझ चुका है। केस से जुड़ी जानकारियों से भरे व्हाइट बोर्ड को देखकर आरव यादव को उपलब्धि का एहसास हुआ। शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने इस केस में बहुत मेहनत की थी। हालांकि उन्हें मिरेकल सिस्टम से मदद मिली थी, लेकिन उनकी दृढ़ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच प्रक्रिया के उतार चढ़ाव को याद करते हुए आरव को वास्तव में इसकी लत सी महसूस होने लगी थी। आरव यादव कुछ सोच में डूबे हुए व्हाइट बोर्ड को खाली नजरों से घूर रहे थे। उन्हें नव्या शर्मा के आने का पता भी नहीं चला, जो उनके गिरे हुए पैसे वापस करने आई थी। सीनियर अभी भी यादों में खोए हैं। नव्या शर्मा ने हाथ में कुछ 100 रुपये थामे हुए हंसकर कहा, सच कहूं तो मुझे आप पर शक था। ये वाकई एक चमत्कार है। नव्या की हैरानी पर भी आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बोर्ड के एक खास हिस्से को देख रहे थे और गहरे सोच में डूबे थे। हे, आप क्या सोच रहे हैं? नव्या ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आरव किस बात में इतने मग्न हैं। नव्या, विवान गोयल ने इधर उधर देखकर नव्या से कहा, मुझे लगता है कि यादव भाई पर जांच का भूत सवार हो गया है। आओ कुछ गंभीर बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम लॉस्ट हैंड केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही हो। मेरा महत्वपूर्ण योगदान लिखना मत भूलना, अगर मैं न होता तो। विवान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आरव यादव अचानक चिल्ला उठे, जिससे विवान, नव्या और बाकी एजेंट चौंक गए। क्या हुआ सीनियर? नव्या ने माथे पर बल देते हुए पूछा। ध तेरी की। आरव यादव ने उत्तेजित होकर व्हाइट बोर्ड की ओर इशारा किया, पॉइंट्स डिफरेंस। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्या? कौन सा अंकों का अंतर? क्या सच में आप पर कोई साया आ गया है? नव्या ने बोर्ड की ओर देखा पर उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वह गर्भवती महिला, क्या तुम्हें याद है कि 10वें नंबर वाली उस महिला ने क्या कहा था? आरव ने अपने हाथ खोले और अधिक उत्तेजित हो गए। उसने कहा था कि प्रतियोगिता के जज बहुत पेशेवर थे, इसलिए फाइनल के दौरान प्रतियोगियों के अंकों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ के लिए तो ये 3 से 400 अंकों का था। गर्भवती महिला, 3 से 400 अंक। काफी देर सोचने के बाद नव्या को समझ आया कि आरव अभी भी ग्रैंड पियानो प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, आरव ने बोर्ड पर कुछ जानकारी की ओर इशारा किया। 6ठे स्थान पर रियायर थी, उसे 1020 अंक मिले थे, लेकिन 7वें स्थान वाली को केवल 700 अंक मिले। इसका क्या मतलब है? आरव को इतना उत्तेजित देखकर टीम ए के अन्य एजेंट भी जिज्ञासावश वहां इकट्ठा हो गए। इसका क्या मतलब है? नव्या ने अपनी उंगली होठों पर रखी और सोचने की कोशिश की, पर उसे समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि 6ठे स्थान के बाद के प्रतियोगी सब बेकार थे, वे कोई असली टक्कर नहीं दे रहे थे और इसलिए रश्मि देशपांडे के लिए वे बदले के लायक नहीं थे। आरव ने जानकारी की ओर इशारा किया। रश्मि देशपांडे की योजना केवल 6ठे स्थान से शुरू हुई थी। रिया अय्यर, श्रुति मेहता, सिया गोयल और फिर काजल। 6ठे स्थान से लेकर 3रे स्थान तक केवल ये 4 लोग ही रश्मि के निशाने पर थे। देखो, आरव ने जानकारी के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया। पहले स्थान पर विनय कदम था, जिसे 1900 से अधिक अंक मिले थे। इतने शानदार स्कोर के साथ वर्ल्ड चैंपियन बनने का पूरा हकदार था। इतनी प्रतिभा के साथ उसके पास रश्मि को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। दूसरे स्थान पर कोमल थी, जिसके 1600 से अधिक अंक थे। भले ही चैंपियन बनना उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन वह 3रे स्थान से काफी ऊपर थी। इसलिए कोमल को भी रश्मि को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। अगर वह फाइनल में रश्मि से हार भी जाती तो भी वह 3रा स्थान पक्का कर लेती। आप कहना चाहते हैं कि? नव्या कुछ कहना चाहती थी पर अनिश्चित थी। और काजल, केवल 1400 अंक, आरव ने उत्साह से कहा। 3रे से 6ठे स्थान के बीच अंकों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए इनमें से ही कोई एक है जिसने रश्मि देशपांडे को नुकसान पहुंचाया होगा।
केवल इन 4 लोगों को ही रश्मि की प्रतियोगिता से हटने का फायदा मिल सकता था। इसके अलावा रश्मि ने अपनी योजना के लिए जो जानकारी तैयार की थी, उसमें केवल इन 4 लोगों के नाम थे। इसका मतलब है कि रश्मि शुरू से जानती थी कि ब्लेड रखने वाला इन्हीं 4 में से एक है। सीनियर, नव्या हैरान थी। मुझे मत कहिए कि आप। हाँ, और मैंने उसे ढूंढ लिया है। आरव ने अपना हाथ हवा में लहराया और अपनी पैंट की जेब में कुछ खोजने लगे। उन्हें जल्दी ही वह बिजनेस कार्ड मिल गया जो लता साल्वी ने उन्हें दिया था। बहन, उन्होंने जल्दी में नव्या से कहा, मेरे लिए रेड ड्रैगन होटल में एक प्रीमियर रूम बुक करने में मदद करो और टीमे के हमारे साथियों को मैसेज भेज दो। आज शाम 6 बजे होटल में मिलते हैं। मुझे जल्दी निकलना होगा वरना मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। सीनियर, नव्या उलझन में थी। आप केस अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, आरव ने गंभीरता से कहा। चाहे मैं हूं या रश्मि देशपांडे, हमारा एक मिशन अभी अधूरा है। ये कहकर आरव दफ्तर से निकल गए और उनके सभी सहकर्मी हक्के बक्के रह गए। मुझे लगता है, विवान गोयल ने अपना थूक निगलते हुए कहा, यादव भाई अब धीरे धीरे शर्लेक होम्स की तरह बात करने लगे हैं। आधे घंटे बाद महंगे फर वाले कपड़े पहने लता साल्वी पुलिस स्टेशन के पास एक कैफे में जल्दी जल्दी दाखिल हुई। लॉस्ट हैंड केस ने उन्हें डरा दिया था, इसलिए उनके बॉडीगार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अपने शानदार कपड़ों के कारण कैफे में घुसते ही सबका ध्यान उनकी ओर गया। आरव यादव खिड़की वाली सीट पर काफी समय से इंतजार कर रहे थे। लता साल्वी को देखते ही उन्होंने अपना हाथ उठाया। मुझे बहुत खेद है। लता साल्वी आरव के सामने बैठ गई। उनकी सांस थोड़ी फूल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका फोन इतनी जल्दी आएगा। ऑफिसर यादव, वह कौन सी जरूरी बात है जिसका आपने जिक्र किया था? आरव यादव ने काले सूट वाले आदमियों की ओर ठंडी नजरों से देखा और हल्का सा खांसा। बिजनेस की दुनिया की माहिर खिलाड़ी होने के नाते लता साल्वी लोगों के व्यवहार को समझने में अच्छी थी। वह समझ गई कि आरव उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन आरव का गंभीर चेहरा देखकर वह माथे पर बल लाने और असंतोष जताने से खुद को रोक नहीं पाई। आरव यादव थोड़ा आगे की ओर झुके और लता साल्वी को अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाई। वह तस्वीर ग्रैंड पियानो प्रतियोगिता के फाइनल प्रतिभागियों की सूची थी। नामों की सूची देखने के बाद लता साल्वी और भी उलझन में पड़ गईं। तभी उन्होंने हाथ हिलाकर अपने बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया। ऑफिसर यादव, लता साल्वी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। आपका इससे क्या मतलब है? मिस साल्वी, ध्यान से देखिए। आरव ने तस्वीर की ओर इशारा किया। रिया अय्यर 1020 अंक, श्रुति मेहता 1058 अंक, सिया गोयल 1336 अंक, काजल 1426। ऑफिसर यादव, लता साल्वी ने आरव की बात काटी और फोन उन्हें वापस कर दिया। आप आखिर चाहते क्या हैं? आप मुझे ये सब पक क्यों सुना रहे हैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके शुरुआती नतीजे क्या थे, आरव ने शांत भाव से कहा, लेकिन रश्मि की मां ने बताया था कि शुरुआती दौर में रश्मि तीसरे स्थान पर थी और शीर्ष 2 से ज्यादा दूर नहीं थी। रश्मि फाइनल से हट गई तो उसे चोट पहुंचाने का फायदा केवल आप 4 लोगों को ही हो सकता था। ऑफिसर यादव, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। लता साल्वी समझ गई कि आरव का इशारा किस ओर है और वह तुरंत खड़ी हो गई। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आरव ने हाथ लहराया और बोलना जारी रखा। अभी रश्मि देशपांडे ने मुझे बताया कि उसने रिया अय्यर, श्रुति मेहता और सिया गोयल के हाथ पहले ही काट दिए हैं। अगर उन तीनों में से कोई सच में जानता होता कि क्या हुआ था, तो रश्मि पकड़ी जा चुकी होती और वह आपके पीछे आने के बारे में नहीं सोचती। ऑफिसर यादव, लता साल्वी छटपटाने लगी और गंभीर चेहरे के साथ बोली, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैंने रश्मि देशपांडे की वह हालत की थी? कृपया ध्यान से सोचिए। रश्मि मेरा हाथ काटना चाहती थी, मैं शिकार हूँ। काजल, आरव यादव ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने रश्मि देशपांडे को किस हालत में पहुंचा दिया था? ये सुनकर लता साल्वी अचानक सुन्न पड़ गईं, जैसे उनके सिर पर किसी ने जोर से वार किया हो। मामले की शिकार होने के नाते जब लता साल्वी की अस्पताल में आंख खुली तो जाहिर था कि पुलिस उनसे पूछताछ करती, लेकिन इस केस की लंबी और जटिल पृष्ठभूमि के कारण पुलिस अधिकारी ने उन्हें पूरी कहानी नहीं बताई थी। ठीक उसी तरह जैसे ग्रैंड पियानो प्रतियोगिता के समय रश्मि देशपांडे का नाम उनके सामने नहीं लिया गया था, लेकिन जब आरव यादव ने रश्मि देशपांडे का नाम लिया तो लता साल्वी न तो हैरान हुई और न ही हिचकिचाई, जैसे कि वे उस नाम को पहले से जानती हों। वे न केवल रश्मि देशपांडे को जानती थीं, बल्कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उन पर हमला करने वाला व्यक्ति रश्मि देशपांडे ही थी। इसके अलावा आरव यादव ने अभी तक ये भी नहीं बताया था कि क्या हुआ था।
लेकिन लता साल्वी को रश्मि देशपांडे के साथ हुए हादसे की पूरी जानकारी थी, जिसने उन्हें और भी संदिग्ध बना दिया। असल में आरव यादव ने पहले ही जाल बिछा दिया था और लता साल्वी के उसमें फंसने का इंतजार कर रहे थे। लता साल्वी को भी एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई है। वे वहां बेचैनी से बैठी अपनी बाहों को सहलाने लगी। मिस साल्वी, आरव यादव ने अपना शांत लहजा बरकरार रखा। पिछले साल 22 अप्रैल को रिया या रश्मि देशपांडे के बदले की योजना की पहली शिकार बनी थी। फिर 5 दिन बाद 26 तारीख को श्रुति मेहता का भी उनके अपने घर में यही हश्र हुआ। इस साल 22 अप्रैल को सिया गोयल के साथ भी यही हुआ। फिर कल 26 तारीख को आप भी लगभग उनके नक्शे कदम पर चलने वाली थी। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल, क्या आपको अंदाजा है कि ये तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आरव यादव ने लता साल्वी को घूरते हुए कहा, ये 5 तारीखें उस साल की पियानो प्रतियोगिता की शुरुआत और अंत की तारीखें हैं। रश्मि देशपांडे ने अपराध करने के लिए इन्हीं तारीखों को चुना। इसके पीछे जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। यादव, ऑफिसर यादव। लता साल्वी की बातों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। उनके होंठ कांपने लगे। हम सब ने उस पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन इसका मतलब क्या है? लता साल्वी बहस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव यादव ने उन्हें फिर से टोक दिया। मैंने आप लोगों की जानकारी पहले ही निकाल ली है। टॉप 6 प्रतियोगियों में से केवल आपका परिवार ही गरीब था। आरव यादव ठंडे स्वर में बोले, बाकी लोग ग्रामीण इलाकों से नहीं थे, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके माता पिता या तो व्हाइट कॉलर कर्मचारी थे या व्यवसाय। दूसरे शब्दों में, उनके पास पियानो प्रतियोगिता के लिए किसी पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। भले ही पियानो प्रतियोगिता उनके जीवन को एक नई उड़ान दे सकती थी, लेकिन वे पहले से ही फाइनलिस्ट थे और अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। लेकिन आपके लिए, जिनका परिवार गरीब था, ये पूरी तरह अलग था। आरव यादव ने बोलते समय कोई दया नहीं दिखाई। मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है। आपने 9वीं वार्षिक पियानो प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन आप फाइनलिस्ट नहीं बन पाई थी। 10वीं पियानो प्रतियोगिता आपके लिए आखिरी मौका था। आपको प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए आपके पिता ने आपके स्कूल और सामाजिक पहचान तक के फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। मूल रूप से आप फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहीं, लेकिन आपके अंक बहुत कम थे। आरव यादव ने ऊंची आवाज में कहना जारी रखा, एक छोटी सी चूक भी आपको टॉप 6 से बाहर कर सकती थी। और एक बार आप टॉप 6 से बाहर हो जाती, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। प्रतियोगिता का एक अनकहा नियम था कि केवल टॉप 6 को ही प्रसिद्ध स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। इसलिए उन 4 लोगों में से केवल आप ही खतरे में थीं। अंततः आपका दांव सफल रहा। रश्मि देशपांडे का प्रतियोगिता से हटना आपके लिए वरदान साबित हुआ। आप तीसरा स्थान पाने में सफल रहीं, जिसने आपका जीवन पूरी तरह बदल दिया। आरव यादव ने आगे कहा, लेकिन रश्मि देशपांडे का क्या? रेजर के एक छोटे से टुकड़े ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम। आरव यादव की बातों से लता साल्वी का चेहरा लाल हो गया। वे कांपते हुए बोली, इतनी बेपरवाही से बात मत करो। हर चीज के लिए सबूत चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरव यादव ने आह भरी। वे थोड़ा आगे झुके और फिर शांति से बोले, मिस साल्वी, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा। मैंने आपको ये सब रश्मि देशपांडे को न्याय दिलाने के लिए नहीं बताया। जो हुआ सो हुआ, चाहे वह कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो। अब 18 साल बीत चुके हैं। सबूतों की कमी की तो बात ही छोड़िए। मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? दरअसल मैं आपके पास केवल रश्मि देशपांडे के मन की किसी बात को सुझाने में मदद करने आया हूं। आरव यादव की बात सुनकर लता साल्वी थोड़ी हैरान हुई। आरव यादव ने अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ क्षणों का विराम लिया और फिर कहा, मैंने लॉयर से बात की है। रश्मि देशपांडे पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया जाएगा। इस चरम स्थिति को देखते हुए क्या आप जानती हैं कि उन्हें क्या सजा मिलेगी? लता साल्वी चुप रह गईं। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। किस्मत अच्छी रही तो उन्हें उम्र कैद मिलेगी। आरव यादव ने सिर हिलाया। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उन्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। ओह! हालांकि लता साल्वी के मुंह से सिर्फ एक ओह निकला, लेकिन उनके चेहरे के भाव उनकी हैरानी बयां कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रश्मि देशपांडे को इतनी कड़ी सजा मिलेगी। रश्मि देशपांडे की पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। आरव यादव आह भरे बिना नहीं रह सके। मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, लेकिन अगर रेजर का वह छोटा सा टुकड़ा न होता तो रश्मि देशपांडे का जीवन कैसा होता? पियानो वादक, महान संगीतकार, पियानो शिक्षिका,
या फिर शायद आपकी तरह एक सफल व्यवसाय। लेकिन हकीकत में उनके पिता अवसाद से मर गए और उनकी मां को कैंसर है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। एक बार जब उनकी मां इस दुनिया से चली जाएंगी तो शायद उनकी कब्र की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस कीजिए ऑफिसर यादव। और नहीं, लता साल्वी ने उत्तेजित होकर आरव यादव को बीच में ही रोक दिया। उनका चेहरा लाल था और वे कांप रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही थी। काफी देर बाद उन्होंने आखिरकार शर्म से अपना सिर झुकाया और बोली, 18 साल, पूरे 18 साल। मैं उनकी लंबी पलकों से एक चमकता हुआ आंसू चुपके से निकल पड़ा। लता साल्वी सुबक रही थी। जब भी मैं रश्मि देशपांडे के बारे में सोचती थी, मैं सो नहीं पाती थी और मेरा खून जम जाता था। अगर आप कहते हैं कि जो हुआ उसने रश्मि देशपांडे को जीवन भर का दर्द दिया, तो मैं भी एक न मिटने वाले साए के साथ जी रही हूँ। लता साल्वी के आंसू बहते रहे जब तक कि वे फूट फूट कर रोने नहीं लगी। आरव यादव के पास रुमाल नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल 2 पेपर नैपकिन उनकी ओर बढ़ा दिए। लेकिन लता साल्वी दर्दनाक यादों के सिलसिले में खो चुकी थी। वे नैपकिन कैसे स्वीकार करती? उन्होंने रोते हुए अपनी बात जारी रखी, ऑफिसर यादव, आप सही कह रहे हैं। रश्मि देशपांडे के लिए रेजर का जाल बिछाना मुझसे ही जुड़ा था। लेकिन आप गलत थे। 18 साल पहले मैं केवल एक बच्ची थी। पियानो का जितना हो सके उतना अभ्यास करने के अलावा मेरे मन में ऐसे काले विचार कैसे आ सकते थे? रेजर सेट करना तो मेरे लिए नामुमकिन था। है। अचानक आरव यादव चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि रश्मि देशपांडे पर हमला निश्चित रूप से लता साल्वी ने ही किया था, लेकिन उनकी बात सुनकर अब ऐसा नहीं लग रहा था। क्या इसमें कोई और भी कहानी छिपी थी? लता साल्वी ने मजबूरी भरी एक फीकी मुस्कान दी और आह भरते हुए कहा, शायद ये सब नियति ही थी। अपना बदला लेने और मेरा हाथ काटने के लिए रश्मि देशपांडे ने मेरे पिता की कब्र खोद डाली। शायद यह ईश्वर की ही मर्जी थी। ओह! ये सुनकर आरव यादव अचानक सब समझ गए। रश्मि देशपांडे के लिए पियानो में ब्लेड लता साल्वी ने नहीं, बल्कि लता साल्वी के पिता ने रखे थे। 18 साल पहले फाइनल से पहले हम नियमों के अनुसार ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल के म्यूजिक हॉल में अभ्यास कर रहे थे। लता साल्वी ने याद करते हुए बताया, मेरे अभ्यास का समय दोपहर 3 बजे तय किया गया था और मैंने अपना अभ्यास पूरा कर लिया था। हालांकि उस रात मेरे पिता ने अचानक कहा कि वे हॉल में कुछ भूल गए हैं और उन्होंने मुझे होटल में अकेले रुकने को कहा और खुद वापस म्यूजिक हॉल चले गए। मैंने अपने पिता को घबराया हुआ देखा और मुझे लगा कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी होगी। मैं भी चिंतित थी और उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कड़ाई से मना कर दिया। मेरे पिता ने मुझसे कभी उस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए मैं समझ गई कि मुझे उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं होटल में ही उनका इंतजार करने लगी। वे सिर्फ एक सामान लेने गए थे, लेकिन जब मेरे पिता आखिरकार होटल लौटे तो रात के 11 बज चुके थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वे बहुत परेशान दिख रहे थे। मैंने उनसे कई सवाल पूछे, जैसे उन्होंने क्या खोया था, क्या वह मिल गया, उन्हें इतनी देर क्यों हुई, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बस बार बार यही कहते रहे कि मुझे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना है। मैं तब इतनी समझदार नहीं थी। हालांकि मुझे पता था कि पिता के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा नहीं सोचा और अपने प्रदर्शन पर ध्यान दिया। फाइनल के दौरान मैं केवल पियानो के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने सामान्य स्तर से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया। जब नतीजे घोषित हुए तब मुझे पता चला कि रश्मि देशपांडे का नाम लिस्ट में नहीं था। प्रतियोगिता से पहले ही रश्मि की बहुत चर्चा थी और वह सबकी पसंदीदा थी। वह फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। मैंने पूछताछ शुरू की और मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि सिया गोयल की मां ने मुझे बताया था कि फाइनल प्रतियोगिता से पहली रात रश्मि देशपांडे के साथ कुछ हुआ था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में हुआ क्या था। तब तक भी मुझे एहसास नहीं हुआ था कि कुछ गलत हुआ है, और मुझे तो ये लगा कि रश्मि का प्रतियोगिता से हटना मेरी खुशकिस्मती है। अगर वह नहीं हटती तो मैं टॉप 3 में नहीं आ पाती। लेकिन तभी एक इत्तेफाक हुआ। अगर अवार्ड सेरेमनी के दौरान मैं घबरा कर वॉशरूम न गई होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी चैन से जी पाती। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि रश्मि देशपांडे की मां आयोजन समिति के किसी व्यक्ति से बहस कर रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे। पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था तब से वे काफ़ी बुरी लग रही थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। वे उस व्यक्ति के सामने बार बार झुक रही थीं और किसी चीज़ के लिए भीख मांग रही थीं।
उत्सुकतावश मैं उनके पीछे खड़ी हो गई और सुनने लगी। मुझे पता चला कि रश्मि देशपांडे प्रतियोगिता से इसलिए हट गई क्योंकि किसी ने पियानो में ब्लेड लगा दिया था और रश्मि की उंगली कट गई थी। ये सुनकर मुझे तुरंत अपने पिता का ख्याल आया। जिस रात वे अजीब व्यवहार कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल जाकर कुछ लाना है, वह ठीक वही समय था जब रश्मि की उंगली कटी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पिता ही अपराधी थे। मुझे ये भी नहीं पता कि उस दिन मैंने अपना पुरस्कार कैसे स्वीकार किया। मुझे लगा कि मेरे सामने जो कुछ भी है वह एक भ्रम है। मेरे पिता मुझे मुस्कुराने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं कैसे मुस्कुरा सकती थी। लता साल्वी ने एक गहरी आह भरी। अगर बात वहीं रुक जाती तो शायद मैं खुद को मना लेती कि रश्मि की चोट से मेरे पिता का कोई लेना देना नहीं है और यह सब महज एक इत्तेफाक था, लेकिन हकीकत क्रूर होती है। जब हम घर लौटने से पहले होटल में अपना सामान पैक कर रहे थे तो मेरे पिता के बैकपैक से एक डिब्बा गिर गया। वह आर्ट ब्लेड का पूरा डिब्बा था। उस मोड़ पर लता साल्वी फूट फूट कर रोने लगी। वे पेशेवर आर्ट ब्लेड थे, मजबूत और नुकीले। अगर उन्हें कीबोर्ड के भीतर रखा जाए तो न केवल उनका पता नहीं चलेगा, बल्कि वे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। एक लंबे ठहराव के बाद लता ने आगे कहा, हमारे परिवार में कोई भी आर्ट का काम नहीं करता था और उस तरह के ब्लेड बहुत महंगे थे, इसलिए यह मुमकिन ही नहीं था कि वे मेरे घर से आए हों। तो उस रात होटल में मेरी अपने पिता से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बार बार पूछने के बाद मेरे पिता ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने रश्मि देशपांडे के साथ क्या किया था। मुझे याद है कि मैं लगभग पागल हो गई थी। सच में पागल। मैंने जिस दर्द और दबाव का सामना किया वह रश्मि देशपांडे से कम नहीं रहा होगा। मुझे लगा कि मैं कितनी हास्यास्पद और बेतुकी हूं कि मैंने ऐसे अनैतिक तरीके से तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद मेरा आत्मसम्मान कहाँ रह गया था। मेरे पिता भी बहुत डरे हुए थे। वे अपने घुटनों पर गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं किसी को न बताऊं। लता सुबकते हुए बोली, मेरे माता पिता का तलाक हो गया था और मेरे पिता ही मेरी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने मेरे कारण किसी और से शादी नहीं की। मुझे पियानो सिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। कभी कभी वे 3-3 नौकरियां करते थे और रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन ऐसे प्यार करने वाले पिता ने वास्तव में ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया। मैं अपने फैसले के बोझ तले लगभग टूट चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि रश्मि के लिए क्या करूं, लेकिन मैं अपने पिता को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। आखिरकार मैंने भारी दुख के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसके बाद विदेश चली गई। उस प्रतियोगिता के बाद मैंने फिर कभी पियानो को हाथ नहीं लगाया। लता ने शोक मनाते हुए कहा, जब भी मैं पियानो देखती मुझे रश्मि देशपांडे की याद आती। उसकी उंगली और पियानो पर खून के धब्बे। आरव यादव ने ध्यान से सुना। लता साल्वी की कहानी के मोड़ों से वे हैरान थे। रश्मि देशपांडे और लता साल्वी के पिता कितने एक जैसे थे। दोनों ने अपनी प्यारी बेटियों के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। हालांकि लता साल्वी के पिता ने एक मूर्खतापूर्ण और चरम रास्ता चुना, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की यह श्रृंखला शुरू हुई। ऊपर वाले की आंखें होती हैं। लता साल्वी ने अपने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कर्म सच में होता है। 8 साल पहले घर की सीढ़ियों से गिरने और पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने के कारण मेरे पिता लकवाग्रस्त हो गए थे। अगले 2 वर्षों के भीतर उन्हें अग्न्याशय का कैंसर हो गया और उसके तुरंत बाद उनका निधन हो गया। अपनी मृत्युशैया पर वे बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पिता उस बात को नहीं भूले थे जो उन्होंने रश्मि के साथ की थी। वे पछतावे और अपराध बोध से भरे हुए थे, खुद को माफ करने में असमर्थ। कमजोरी के एक क्षण में एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। सच्चाई का सामना करते हुए आरव यादव आह भरे बिना नहीं रह सके। शायद अगर आरव यादव अपने पिछले जीवन में अधिक सतर्क रहे होते तो उन्हें फंसाया नहीं जाता और उनकी इतनी दुखद मृत्यु नहीं होती। ऑफिसर यादव। लता साल्वी ने सुबकना बंद किया और कहा, सच बोलने के बाद अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिता भी यही करना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। उन्होंने आगे कहा, एक काम करते हैं, मैं रश्मि देशपांडे के बचाव के लिए सबसे अच्छे वकील नियुक्त करूंगी और एक बेहतर अंत के लिए लूंगी। जहां तक रश्मि की मां की बात है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं उनकी देखभाल के लिए सबसे अच्छे लोगों का इंतजाम करूंगी। मैं जानती हूं कि पैसा रश्मि और मेरे बीच का मुद्दा नहीं है, और मैं यह उम्मीद नहीं करती कि वह हमें माफ कर देगी। मैं केवल यह उम्मीद करती हूं कि यह घटना अब और नुकसान न पहुंचाए। ये सुनकर आरव यादव कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। वे राहत और थकान दोनों महसूस कर रहे थे। हालांकि लॉस्ट हैंड केस आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन ये तय करना हमेशा के लिए असंभव होगा कि कौन सही था और कौन गलत।
तलवारों और चाकुओं की चमक के बीच से गुजरूंगा, अपनी टीम का मान बढ़ाऊंगा। पूरे दिल से अपने परिवार के लिए, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। मेरा खून स्वतंत्र रूप से बहने दो। अंडर द नीम रेस्टोरेंट के कराओके रूम के अंदर आरव यादव यंग एंड डेंजरस का क्लासिक गाना चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे। वेक द फ्लैश ऑफ द ब्लेड्स एंड स्वॉर्ड्स गाना पूरी भावना और आज़ादी के साथ गा रहे थे, जैसे लॉस्ट हैंड केस के दौरान मन में दबी सारी कश्मकश को बाहर निकाल रहे हों। रश्मि देशपांडे और लता साल्वी अब वे उनके बारे में और नहीं सोचेंगे। केस बंद हो चुका था, अपराधी पकड़ा गया था और रश्मि देशपांडे की मां की देखभाल का इंतजाम हो रहा था। उनकी नज़रों में लॉस्ट हैंड केस खत्म हो गया था। अब जो बचा था वह था जश्न। लता साल्वी से मिले 1 लाख रुपए के साथ आरव यादव अब खुद को थोड़ा अमीर मान सकते थे। एक उदार व्यक्ति होने के नाते उन्होंने न केवल अंडर द नीम रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना और शराब मंगवाए, बल्कि बाद में सभी को केटीवी में अपनी रात का भरपूर आनंद लेने के लिए भी आमंत्रित किया। अस्पताल में भर्ती आर्यन देसाई और स्थानापन्न नेता अथर्व सिंह के अलावा टीम का हर सदस्य आया था। मजाक थोड़े ही था, आरव यादव ने सबको धमकी दी थी कि अगर वे नहीं आए तो वे फिर कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। एक अन्वेषक की सास का उस रात ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी वह अस्पताल से भागकर पार्टी में आया। उसकी पत्नी ने उसे 100 से ज्यादा बार फोन किया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह फोन उठाए। आरव यादव, जल्दी जल्दी। आरव यादव को गाने में खोया देख ध्रुव कुमार ने अपना सेल फोन उठाया और चिल्लाया, आर्यन देसाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इधर आओ और देखो। ध्रुव कुमार जिस आर्यन देसाई की बात कर रहे थे वे टीम के लीडर आर्यन देसाई थे। आर्यन देसाई फिलहाल अस्पताल में भर्ती थे और खुद पार्टी में नहीं आ सकते थे, इसलिए ध्रुव कुमार ने वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया ताकि वे फोन के जरिए उनके साथ जुड़ सकें। जब आरव यादव ने फोन लिया तो सब कैमरे के सामने जमा हो गए। यादव, फोन से आर्यन देसाई की उत्साहित आवाज आए, अंदाजा लगाओ क्या? जैसे ही मैंने सुना कि तुमने टीम बी से 2 बड़े केस छीन लिए हैं, जानते हो क्या हुआ? मेरे पैर का दर्द बंद हो गया, मेरा शरीर बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और मेरी भूख भी बढ़ गई है। हाँ, सब साथ मिलकर हंसे। एक अपराधी का पीछा करने के दौरान आर्यन देसाई गिर गए थे और उनके जान की हड्डी टूट गई थी, जिससे पूरी तरह ठीक होने में लगभग आधा साल लगने वाला था। हालांकि वे करीबी लग रहे थे, आरव यादव टीम लीडर आर्यन देसाई को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। आर्यन देसाई के अस्पताल में भर्ती होने से कुछ समय पहले ही आरव यादव ने पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया था। इसके बावजूद आर्यन देसाई अभी भी टीम ए के बॉस थे। उनकी प्रशंसा सुनकर आरव यादव ने जल्दी से अपना अंगूठा ऊपर उठाया। बॉस, अगर मैं उनसे कुछ और केस छीन लूं तो क्या आप सीधे अपने अस्पताल के बिस्तर से कूदकर खड़े हो जाएंगे? हाँ, पूरा ग्रुप फिर से हंस पड़ा। उस समय विवान गोयल ने अच्छा माहौल देखा और बोला, भाई बहन, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जाम उठाओ। यादव के लिए, जिसने हमारी टीम ए को गौरव का क्षण दिया, और आर्यन देसाई के लिए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए। क्या ख्याल है? रुको। अचानक नंदिनी साहा नाम की एक महिला अन्वेषक कैमरे में चिल्लाए, आर्यन देसाई, क्या तुम्हारे पास शराब है? एक काम करते हैं, मैं ये जाम तुम्हारे साथ साझा करती हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने अपने हाथ में पका प्याला उठाया, लेकिन पूरी शराब फर्श पर गिरा दी। उसने नकली दुख जताते हुए चिल्लाया, आर्यन देसाई, मुझे उम्मीद है कि वैतरणी नदी के उस पार तुम्हारे पास बहुत सारी शराब होगी। ये जाम तुम्हारे लिए था, गुड लक। वहाँ पूरा ग्रुप ठहाकों से गूंज उठा। नंदिनी साहा टीम ए की एक पुरानी सदस्य थी। वह 40 से ऊपर की थी, इसलिए सब उसे बड़ी बहन कहते थे। उम्मीद के उलट वह टीम के युवा सदस्यों की तरह ही मजाकिया थी। शेरनी, फोन पर आर्यन देसाई हंसे और कैमरे में दहाड़े, एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हारे पति के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वह जल्द से जल्द तुम्हारा बंदोबस्त करे, ताकि तुम हमें और परेशान न कर सको। हाँ, जरूर। नंदिनी साहा हंसी, मैं उससे दूर होने का इंतजार नहीं कर सकती। आर्यन देसाई, रुको, एक बार जब हमारा अलगाव हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी। हाँ, नंदिनी साहा और आर्यन देसाई की वजह से खुशी का माहौल एक नए स्तर पर पहुंच गया। विवान गोयल के चीयर्स चिल्लाने के साथ सभी ने अपना गिलास उठाया और एक ही बार में गटक लिया। टीम ए के सदस्यों के अलावा आरव यादव ने 2 अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया था। एक थी टीम लीडर शेट्टी और दूसरी थी विभाग प्रमुख कंचन पाटिल।
टीम लीडर शेट्टी ने कहा था कि उन्हें परिवार के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए वे नहीं आए। वह बुजुर्ग व्यक्ति युवाओं के साथ शायद ही कभी पार्टी करते थे, इसलिए ये समझ में आता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कंचन पाटिल ने शालीनता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आरव यादव के साथ जश्न मनाने आई। हालांकि वह काम की वजह से थोड़ी देर से पहुंची थी, लेकिन एक विभाग प्रमुख का वहां आना ही आरव यादव के लिए बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात थी। आरव यादव को वास्तव में उनके आने की उम्मीद नहीं थी। कब्रिस्तान में हुई छोटी सी बातचीत के अलावा उससे पहले उनका कोई संपर्क नहीं था। लेकिन अपनी यादों को खंगालने पर पता चला कि जब आरव यादव इंटर्न थे तो वे फोरेंसिक विभाग में सहायता करते थे और कंचन पाटिल के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई थी। भले ही उन्होंने वहां ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन कंचन पाटिल आरव यादव को काफी पसंद करती थी। आरव यादव एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। ये देखकर कि कंचन पाटिल ने आकर उनका सम्मान किया है, वे जाहिर तौर पर इसका बदला चुकाएंगे। दावत के दौरान वे विभाग प्रमुख के प्रति अतिरिक्त शिष्ट थे, लेकिन चूंकि कंचन पाटिल खुद कार चलाकर रेस्टोरेंट आई थी, इसलिए उन्होंने शराब नहीं पीने का फैसला किया और केवल सोडा लिया। पार्टी खत्म होने के बाद कंचन पाटिल ने नव्या शर्मा और आरव यादव को घर छोड़ने की पेशकश की, क्योंकि यह उनके रास्ते में ही था। नव्या शर्मा का घर रेस्टोरेंट के करीब था और वह जल्दी ही उतर गई। बाद में कार में केवल आरव यादव और कंचन पाटिल ही रह गए। खैर, कैसे हो? क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? कंचन पाटिल ने देखा कि आरव यादव से शराब की महक आ रही थी और उनकी आंखें भी स्थिर नहीं थीं। महिला विभाग प्रमुख की आवाज रेशम की तरह कोमल और शहद की तरह मीठी थी। आरव यादव लगभग खुद पर से नियंत्रण खोने ही वाले थे। अगर मैंने आपको छुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी ज्यादा नहीं हुई है। आरव यादव धूर्तता से मुस्कुराए। कंचन पाटिल की कद काठी बहुत अच्छी थी और कार में बैठे होने के कारण उनकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी, बस आकर्षक। हे, कंचन पाटिल हंसी। काफी ईमानदार हो। तो मैं भी ईमानदार रहूंगी। दरअसल तुम्हें घर छोड़ना मेरे घर जाने के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं है। आरव यादव की आंखें घूम गईं। उन्हें लगा कि कंचन पाटिल की बातों में कुछ छिपा हुआ अर्थ है। रास्ते में नहीं है? क्या वह जानबूझकर मुझे घर भेज रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला अकेली है और मुझसे कुछ चाहती है? आरव ने सोचा। हाँ, आरव की हिचकिचाहट देखकर कंचन पाटिल मुस्कुराई। जरूर कुछ शरारती सोच रहे होंगे। सच कहूं तो आज दिल्ली जल जलाशय से एक शव आया है। तुम्हारी दावत में शामिल होने के लिए मैंने केवल आधा पोस्टमार्टम ही पूरा किया है। मैं इसे पूरा करने के लिए वापस जा रही हूँ। ओह, आरव यादव ने अपना थूक निगला। पता चला कि कंचन पाटिल केवल पुलिस स्टेशन जाते समय उन्हें घर छोड़ रही थी। साथ ही उन्होंने आधा पोस्टमार्टम खत्म किया था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा खाना खा सकी। इसे कहते हैं पेशेवर अनुभव। आप पहले से ही विभाग प्रमुख हैं, आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हैं? आरव ने विषय बदल दिया। तुम क्या कह रहे हो? विभाग प्रमुख हो या न हो, कंचन पाटिल चिढ़ाते हुए मुस्कुराई। शव बुरी तरह सड़ गया है और नए फोरेंसिक डॉक्टर के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे मदद करनी होगी। ओह, क्या? कंचन पाटिल फिर से दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। अभी भी मुझे छूना चाहते हो? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? मेरे हाथों ने अनगिनत मृत लोगों को छुआ है। आप ये क्या कह रही हैं? आरव मुस्कुराए। ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथों ने उन्हें मारा है। इसके अलावा अगर मैं आप जैसी सुंदरी के हाथों मर सकूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, कंचन पाटिल मुस्कुराई, लेकिन उनकी तारीफ की। एक बदमाश अधिकारी होने के नाते तुम तारीफ करने में काफी अच्छे हो, है ना? ये सच है, बिल्कुल सच है। दोनों की नजरें मिली और वे मुस्कुराए। फिर थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों बाद आरव यादव ने स्टीयरिंग व्हील पर BMW के चिन्ह की ओर इशारा किया और छोटी मोटी बातचीत शुरू करने की कोशिश की। विभाग प्रमुख काफी अमीर है, क्या यह एक साथ नहीं है? हे, कंचन पाटिल ने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम ये कहना चाहते थे कि यह सिया गोयल की कार जैसी ही है? कंचन पाटिल ने बिल्कुल सटीक निशाना साधा था। आरव यादव वास्तव में यही सोच रहे थे। वे लॉस्ट हैंड केस पर इतने ध्यान केंद्रित थे कि उन्होंने सहज रूप से कार को सिया गोयल की BMW से जोड़ दिया। दोनों कारें एक ही प्रकार की थीं और यहाँ तक कि रंग भी एक ही थे। मैं बता नहीं सकता। विभाग प्रमुख न केवल मृत लोगों की जांच करने में माहिर हैं, बल्कि वे जीवित लोगों की जांच भी काफी अच्छे से कर सकती हैं। आरव ने उनकी प्रशंसा की। दरअसल मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। आसान है, कंचन पाटिल ने सरलता से कहा।
एक अमीर पति ढूंढो और उसे अपना पूर्व पति बना लो। ओह हाँ, आरव को उनकी बात का मतलब समझ आ गया। दोनों मजाक कर ही रहे थे कि कार भारती फ्रूट कंपनी के दरवाजे के सामने रुक गई। अपने सामने आकर्षक कंचन पाटिल को देखकर आरव यादव ने अपने होठों पर जीभ फेरी। आह, कंचन जी, मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या आप अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहेंगी? अगर आपको अपने शव परीक्षण कौशल को सुधारने की आवश्यकता है तो मैं एक शव होने का नाटक कर सकता हूँ। बेझिझक छुओ। BMW भारती फ्रूट कंपनी के प्रवेश द्वार से दूर चली गई और आरव यादव को डगमगाते कदमों के साथ वहीं खड़ा छोड़ गई। आरव की खुल्लम खुल्ला फ्लर्टिंग के जवाब में कंचन पाटिल ने केवल धीरे से कहा था, क्षमा करें, आज मेरे पास सर्जिकल चाकू नहीं है। हालांकि उनका लहजा नर्म था, लेकिन जवाब बिल्कुल साफ था। आरव यादव को निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि कंचन पाटिल में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। भले ही वे आमतौर पर चंचल और आकर्षक दिखती थीं, लेकिन उनके अपने उसूल थे और वे उतनी आसान नहीं थी जितना आरव ने सोचा था। चीज जितनी मुश्किल हो, उसे पाने की उत्सुकता उतनी ही बढ़ जाती है। कब्रिस्तान में अपनी जीत को याद करते हुए आरव यादव को असीम खुशी महसूस हो रही थी और वे ऊपर जाते समय गुनगुना भी रहे थे। हालांकि जब वे अपने अपार्टमेंट पर पहुंचे और अपनी चाबी निकाली तो उनकी सीटी अचानक रुक गई। उन्होंने देखा कि नव्या जोशी ठीक उनके दरवाजे पर बैठी थी। आरव यादव अचानक थिठक गए, समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटें। लॉस्ट हैंड केस सुलझने के बाद आरव ने नव्या जोशी से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किसी चीज से क्यों नहीं डरते, लेकिन जब भी वे इस छोटी बच्ची को देखते थे उनके माथे पर पसीना आने लगता था। काफी सोच विचार के बाद आरव ने आखिरकार इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया था। जवाब बहुत सरल था, क्योंकि नव्या जोशी इतनी असाधारण थी। आरव के पिछले जीवन में वे हमेशा गुंडों के साथ रहते थे। अगर नव्या जोशी भी कोई खराब छात्र या अपराधी होती तो आरव उसे बेहतर तरीके से संभाल पाते, लेकिन नव्या वैसी बिल्कुल नहीं थी। वह ODM इंटरनेशनल स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। वह नैतिकता और शिक्षा दोनों में अव्वल थी और उसका भविष्य उज्ज्वल था। हालांकि लॉस्ट हैंड केस का आरव यादव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जब भी वे नव्या जोशी को देखते थे उन्हें सहज रूप से रश्मि देशपांडे का ख्याल आता था। रश्मि भी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थी। आरव यादव को बहुत चिंता थी कि कहीं नव्या जोशी भी रश्मि देशपांडे के नक्शेकदम पर न चल पड़े और किसी गलत रास्ते पर न निकल जाए। इसके अलावा आरव ही वह व्यक्ति थे जो उसे उस रास्ते पर ले जा सकते थे, और यह सोचकर उनके पेट में मरोड़ उठने लगती थी। इसलिए नव्या जोशी को देखते ही वे घबरा जाते थे। नव्या के बोलने से पहले ही उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ऑफिसर यादव, आप तो बड़े मजे कर रहे हैं। नव्या जोशी ने अपने सेब का एक टुकड़ा खाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको ढूंढना वाकई मुश्किल है। कर क्या? आरव की जुबान लखा गई। मैं एक बड़े केस की जांच कर रहा था, लेकिन अब वह सुलझ गया है तो हम तुम्हारी समस्या पर बात कर सकते हैं। मुझे पता है, वह लॉस्ट हैंड केस था, नव्या ने सपाट लहजे में कहा। अरे, आरव दंग रह गए, तुम्हें कैसे पता चला? आप एक बड़े जासूस हैं, आप ही बताए। नव्या ने तिरस्कार से कहा, आप जानते हैं ना कि मैं इतनी रात को आपको ढूंढने यहाँ क्यों आई हूँ? आरव ने सिर हिलाया। इसके अलावा और क्या हो सकता था? यह जरूर उस हंगामे के कारण था जो उन्होंने पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में किया था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे थे। नव्या गुस्से में चिल्लाए, इस डर से कि नीचे उसके माता पिता सुन लेंगे। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और थोड़े अतिरंजित भाव से कहा, आपने एक साधारण सी पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा तमाशा बना दिया। मानना पड़ेगा आपको, यह असल में मैं समझा सकता हूँ। आरव ने भी अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं केवल ईमानदारी से कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि अपने पिता का बोझ कम कर सकूं और एक अच्छी बेटी बन सकूं। यह इतना मुश्किल क्यों है? वह लड़की और अधिक उत्तेजित हो गई। अगर मेरी पोल खुल गई तो मैं अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सामना कैसे करूंगी? मेरी माँ को पता चला तो वे बहुत दुखी होंगी। आपको पता है, बोलते बोलते नव्या रोने लगी। ज्यादा शोर न हो, इसके लिए उसने अपनी सिसकियों को दबाया, जो दिल दहला देने वाला था। आरव ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी रोने लगेगी। रो मत, रो मत। जैसा तुमने बताया, तुम्हारी पोल अभी खुली नहीं है ना? तो हमारे पास अभी भी स्थिति सुधारने का मौका है। पहले मुझे बताओ कि अभी क्या स्थिति है। मैं इसे सुझाने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? सच में? वह लड़की जल्दी मान गई। आरव की बात सुनकर उसके आंसू तुरंत रुक गए। बिल्कुल, हम पार्टनर हैं।
आरव ने अपना सीना ठोककर कहा, तुम्हारा काम मेरा काम है। ठीक है, नव्या जोशी ने अपने आंसू पोंछे और गंभीर स्वर में कहा, दरअसल मैंने 90% इंतजाम कर लिया है, बस आपकी 10% की कमी है। हाँ, मेरा धत तेरी की, आरव ने सोचा। उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं और आखिरकार समझ गए कि वे अनजाने में उस छोटी लड़की की चाल में फंस गए हैं। एक टॉपर छात्रा की बराबरी करना वाकई नामुमकिन था। मेरे सहपाठियों ने स्कूल के अखबार में पहले ही यह कहानी छाप दी है कि कैसे आपने पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा किया और पूरे डेटा रूम की तलाशी ली। मैंने स्कूल में फिर से हलचल मचा दी है। नव्या ने कहा, मेरे क्लास टीचर ने मुझे 3 बार अपने ऑफिस में बुलाया है। वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आप मेरे पिता हैं। मैं भी नहीं मानता, आरव ने ईमानदारी से कहा। मेरे क्लास टीचर ने मेरी फाइल चेक की और उन्हें पता चला कि मेरे पिता फल बेचते हैं, जबकि आपने खुद को एक पुलिस अधिकारी बताया था। तो ये तुम्हारा मतलब क्या है? बताया था, मैं सच में एक पुलिस अधिकारी हूँ। आरव ने दिखावा शब्द पर आपत्ति जताते हुए सहज रूप से अपना बचाव किया। खैर, मिस्टर पाटिल ने मेरे घर पर पहले ही कुछ बार फोन किया है। नव्या ने बात जारी रखी, लेकिन उनकी सभी फोन कॉल्स मैंने बीच में ही रोक दिए। इसलिए मिस्टर पाटिल ने कल सुबह मेरे घर आने का फैसला किया है। अगर वे मेरे असली पिता से मिले तो आप इसके परिणाम जानते ही होंगे। आरव ने माथे पर बल देते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कल तुम्हारे पिता को घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचना होगा। वहां से मैं कमान संभाल लूंगा और तुम्हारे टीचर को शक नहीं होगा। वह मैंने पहले ही सुलझा लिया है। नव्या जोशी ने कहा, कल सुबह सुबह मेरे पिता को अस्पताल से एक मैसेज मिलेगा कि मेरी मां के अस्पताल के बिल ने लकी ड्रॉ में इनाम जीता है और उन्हें इनाम लेने के लिए अस्पताल जाना होगा। हाँ, क्या? हाँ। आरव यादव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक अस्पताल का बिल लकी ड्रॉ जीत सकता है? ऐसा तो कोई मूर्ख ही मान सकता है। नव्या जोशी ने आरव को ठंडी नजरों से देखा और रुक रुक कर शब्द कहे, मेरे पिता मानते हैं। ओह! आरव यादव ने अपना थूक निगला और मन ही मन सोचा, इतनी बुद्धिमानी वाले पिता की इतनी चालाक बेटी कैसे हो सकती है? क्या नव्या जोशी वाकई उन्हीं का खून है? एक बार मेरे पिता चले गए तो आप दुकान पर जाकर उनकी जगह ले सकते हैं। नव्या जोशी ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन आरव ने कुछ देर सोचा और थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, एक और बात नहीं है। मैंने इतने सारे लोगों के सामने कहा था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक फल बेचने वाला बनना है। हम इस बात से कैसे पार पाएंगे? खैर, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। ये देखिए। नव्या जोशी ने एक कागज निकाला। आरव यादव ने उस पर एक नज़र डाली और लगभग बेहोश होते होते बचे। वह नव्या जोशी द्वारा बनाया गया एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट था। उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि हर्ष जोशी को सीवियर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, गंभीर दोहरी शख्सियत का मानसिक विकार है। नहाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटे हुए आरव यादव का सिर घूम रहा था। पेरेंट्स मीटिंग में अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए नव्या जोशी ने डॉक्टर की फर्जी रिपोर्ट तक बना डाली थी। उसमें लिखा था कि उसके पिता हर्ष जोशी मेजर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, गंभीर दोहरी शख्सियत का मानसिक विकार से जूझ रहे हैं और कभी कभी खुद को पुलिस अधिकारी समझने लगते हैं, इसीलिए उन्होंने मीटिंग में वैसा व्यवहार किया था। धत तेरी की, कोई इतना पागलपन भरा और तर्कहीन विचार कैसे सोच सकता है? ये तय करना मुश्किल था कि वह लड़की जीनियस है या सनकी। उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह एकदम असली लग रही थी। यहाँ तक कि पीछे लगी मुहर भी वास्तविक थी। आरव को अंदाजा नहीं था कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन नव्या जितनी असाधारण थी, आरव उतने ही घबराए हुए थे। जब भी वे उसे देखते, उन्हें रश्मि देशपांडे का साया नजर आता। अगर नव्या ने भी रश्मि के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपराध के लिए किया, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। शुरुआत में आरव को नव्या की मां की बीमारी वाली बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा था कि वह बस एक बिगड़ी हुई बच्ची है जो लोगों के अकाउंट से पैसे चुराकर गेम खेलती है। लेकिन जांच करने पर पता चला कि उसकी मां को वाकई यूरेमिया है और हर महीने इलाज का भारी खर्चा आता है। हर्ष जोशी की फल बेचने की कमाई पर्याप्त नहीं थी और परिवार पर काफी कर्ज था। नव्या का चोरी करना वास्तव में अपने परिवार की मदद के लिए था। बिस्तर पर लेटे हुए आरव नव्या की स्थिति पर विचार करते रहे। इससे ठीक से कैसे निपटा जाए? एक तरफ वे नहीं चाहते थे कि नव्या हैकिंग जारी रखे, पके जाने पर उस बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ अपने परिवार की मदद करने की उसकी इच्छा सम्मानजनक थी। उसे अचानक रोकने से पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता था।
आरव ने हताशा में आह भरी। धत। आरव ने अपने सिर पर जोर से हाथ मारा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे, जो कभी बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते थे, आज एक छोटी सी लड़की के लिए इतने भावुक और चिंतित कैसे हो गए। उसी समय उनके दिमाग में एक मिरेकल सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने सूचित किया कि आज का रोमांच समाप्त हो गया है। पूर्णता दर 87% थी और उन्होंने एक और पुरस्कार जीता था। यह इनाम और भी अजीब था, एक अदृश्य दूरबीन जिससे बिना किसी सहायता के 5 किलोमीटर के भीतर कुछ भी देखा जा सकता था। ये केवल 10 मिनट के लिए प्रभावी थी। आरव ने धीरे से आह भरी। सिस्टम ने उन्हें एक और क्लासिक अजीब उत्पाद दिया था। क्या ये चाहता है कि मैं जासूस बना रहूं? आरव ने सोचा। आरव सोना चाहते थे, लेकिन घड़ी देखी तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। सिस्टम इतनी देर से खत्म हुआ कि नया दिन शुरू हो चुका था। आरव ने बिना हिचकिचाहट के एक सिगरेट जलाए और अपनी खांसी के बीच एक नया एडवेंचर क्वेस्ट शुरू किया। 0.2 हेक्साग्राम हवा और दलदल। हवा तरल है लेकिन पानी स्थिर है। तर्क कमजोर है, लेकिन धन और रिश्तों दोनों में लाभ होगा। इतने कठिन स्पष्टीकरण सुनकर आरव ने उन्हें याद रखने की जहमत नहीं उठाए और बस आंखें बंद करके सो गए। अगली सुबह 8:30 बजे हर्ष जोशी को ठीक समय पर लकी ड्रॉ का मैसेज मिला। जैसा कि उसकी बेटी ने अनुमान लगाया था, वह मोटा आदमी पहले तो उत्साह में उछलने लगा, फिर नव्या को दुकान का ध्यान रखने को कहा और अपनी मोपेड उठाकर निकल गया। आरव ये सब अचंभे से देख रहे थे। क्या उस मोटे आदमी के दिमाग में कोई समस्या थी? कौन सा अस्पताल लकी ड्रॉ निकालता है? उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर दयनीय था। हर्ष जोशी के जाते ही नव्या ने आरव को नीचे फल की दुकान पर अपने पिता का नाटक करने के लिए बुलाया। सप्ताहांत था, आरव छुट्टी पर थे और नव्या को स्कूल नहीं जाना था। दोनों फल की दुकान पर बैठकर घबराहट में मिस्टर पाटिल के आने का इंतजार करने लगे। आरव अभी भी थोड़े नर्वस थे और रटे रटाए भाषण को दोहरा रहे थे। नव्या ने मिस्टर पाटिल के फ़ोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया था, इसलिए उन्हें उनकी लोकेशन का पता था। जैसे ही हर्ष जोशी निकले, मिस्टर पाटिल न्यू अनाज मंडी, खानसर रोड पहुंच चुके थे। ओह मिस्टर पाटिल, आप यहाँ कैसे? अपने क्लास टीचर को देख नव्या ने हैरानी का नाटक किया। मिस्टर पाटिल दुकान के सामने खड़े हुए और पहले आरव पर नजर डाली, फिर बुदबुदाए, मेरे फ़ोन पर तुम्हारे पिता से बात नहीं हो पा रही थी, मैं चिंतित था, इसलिए। इससे पहले कि मिस्टर पाटिल अपनी बात पूरी कर पाते, आरव एक झटके में अपनी सीट से उठे, उनके पास लपके और उत्साह से उनका हाथ मिलाते हुए बोले, अरे तो आप मिस्टर पाटिल हैं। नमस्कार नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आरव के जबरदस्त हाथ मिलाने से मिस्टर पाटिल का हाथ दर्द करने लगा। नमस्कार। मिस्टर पाटिल ने मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और आरव को गौर से देखते हुए बोले, कहना मुश्किल है, आप इतने जवान दिखते हैं, लेकिन आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। हे, कभी कभी तो मुझे खुद यकीन नहीं होता, हे। आरव चेहरे पर मुस्कान लिए बोले। नव्या ने हताशा में अपना सिर पीट लिया। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत एक केला उठाया। लीजिए मिस्टर पाटिल, कुछ फल लेंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। मिस्टर पाटिल ने हाथ हिलाया। दरअसल मैं यहाँ आपकी बच्ची के बारे में बात करने आया हूँ। बच्ची? आरव ने नव्या को घूर कर देखा। क्या हुआ? क्या हमारी नव्या ने फिर कोई गड़बड़ की है? आप चिंता न करें, मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगा। नव्या ने फिर अपना सिर पीटा और शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रही थी। अरे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी बच्ची को कैसे मार सकते हैं? मिस्टर पाटिल ने आंखें फाड़कर उन्हें देखा। नव्या हमारे स्कूल की स्टार स्टूडेंट है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा का समय आ रहा है, एक अभिभावक के रूप में आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ मुख्य रूप से आपके परिवार की स्थिति का आकलन करने आया हूँ। देखिए, अगर कोई कठिनाई है तो हाँ, बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत ज़्यादा कठिनाई। आरव एक अच्छे अभिनेता की तरह बोले और विलाप शुरू कर दिया। मेरी पत्नी, उसे यूरेमिया है, हर दिन जांच पर जांच, रोज पानी की तरह पैसा बह रहा है। हमारी जिंदगी। नव्या का मन कर रहा था कि वह खुद को जमीन में गाड़ ले। मिस्टर जोशी, इतने भावुक मत होइए। अरे अपनी नाक का ध्यान रखिए। मिस्टर पाटिल ने देखा कि आरव आंसू और नाक पोंछते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वे तुरंत पीछे हटे। तभी एक मोपेड दुकान के सामने रुकी। सनहित पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, मिसेज प्रतिभा, वहां आई। उन्होंने नव्या को इशारा किया, नव्या, जल्दी से 2 तरबूज दे दो। बस एक ही साइज के हों तो चलेगा।
इतना कहकर वह मिस्टर पाटिल और आरव की ओर मुड़ी जो आपस में उलझे हुए थे। नव्या का दिल बैठ गया। उसने जवाब देने से पहले थोड़ा विराम लिया। ओह मिसेज प्रतिभा, मैं अभी लाती हूँ। रुकिए। मिसेज प्रतिभा दुकान की नियमित ग्राहक थी और नव्या के परिवार को अच्छी तरह जानती थी। नव्या लगातार प्रार्थना कर रही थी, प्लीज कुछ मत बोलिएगा। नव्या। मिसेज प्रतिभा बदकिस्मती से काफी जिज्ञासु थी और उन्होंने पूछ लिया, ये लोग क्या कर रहे हैं और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मिसेज प्रतिभा की आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन सबने उसे साफ सुना। मिस्टर पाटिल की भौहें तन गईं और उन्होंने तुरंत आरव की ओर शक भरी निगाहों से देखा। आरव ने मिस्टर पाटिल को देखा, फिर नव्या को। पल भर में दुकान का माहौल ऐसा हो गया जैसे हवा ही जम गई हो। वसंत का समय था और धूप सुहावनी थी। हालांकि भारतीय फ्रूट कंपनी के सामने का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। मिसेज प्रतिभा की बातों ने मिस्टर पाटिल को गहरे संदेह में डाल दिया था और वे आरव यादव और नव्या जोशी को अजीब नजरों से देख रहे थे। ये देखकर कि उनकी योजना उजागर होने की कगार पर है, आरव यादव ने अचानक अपनी आंखें घुमाईं और आंटी प्रतिभा को गुस्से में घूरने लगे। किसी फिल्म के गुस्सैल नायक की तरह दहाड़ते हुए आरव चिल्लाए, ओए कुतिया, आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया, अब तू कैसे बचेगी, तू धोखेबाज कहीं की। नव्या जोशी तुरंत इस खेल में शामिल हो गई और आंटी प्रतिभा की ओर दौड़ते हुए बोली, अरे नहीं आंटी प्रतिभा, मेरे पापा फिर से पागल हो रहे हैं। नव्या ने आरव की ओर इशारा किया ताकि मिस्टर पाटिल को यकीन हो जाए कि वह पागल सचमुच उसका पिता है और वह वास्तव में बहुत बीमार है। आंटी प्रतिभा हक्की बक्की रह गईं। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन आरव उन पर झपट पड़े और चिल्लाने लगे। अपने दांत पीसते और हाथ पैर मारते हुए वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी व्यक्ति को जिंदा चबा जाएंगे। हालांकि मिस्टर पाटिल स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आरव का उन्मत्त व्यवहार देखकर उन्होंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। आह! नव्या जल्दी से आंटी प्रतिभा की ओर बढ़ी और उन्हें धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। आंटी प्रतिभा, मेरे पापा की हालत बिगड़ती जा रही है। बेहतर होगा कि आप जल्दी यहाँ से चली जाएं। मैं तरबूज बाद में भिजवा दूंगी। आंटी प्रतिभा का सिर चकरा गया। वे और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पागल आरव यादव को देखकर वे डर के मारे पीली पड़ गईं और कांपने लगीं। कुतिया, भागने की सोच रही है, आरव यादव चिल्लाए और मिस्टर पाटिल को धक्का दे दिया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं एक अपराधी को पकड़ रहा हूँ, मुझे मत रोको। इसके साथ ही आरव ने कुछ संतरे उठाए और आंटी प्रतिभा की ओर दे मारे। आह! आंटी प्रतिभा सिहर उठी और अपनी मोपेड लेकर वहां से रफूचक कर हो गईं। अपराधी भाग गया। मुझे मत रोको, मैं अपराधी को पकड़ने जा रहा हूँ। अपने अभिनय को पूरी तरह विश्वसनीय बनाने के लिए आरव ने अपनी आंखें फाड़ ली और लगातार संघर्ष करते रहे, जिससे मिस्टर पाटिल बुरी तरह थक गए। पापा, होश में आइए। नव्या ने लाचार होने का नाटक किया और आरव के सामने रोने लगी। जिस इंसान को आप पकड़ना चाहते हैं, उसने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया है। शांत हो जाए। इसके साथ ही वह आरव के करीब गई और उनका सीना सहलाने लगी। आरव यादव ने नाटक जारी रखा और धीरे धीरे शांत हो गए। उनकी आंखों का तनाव कम हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एक विक्षिप्त व्यक्ति की इतनी सटीक नकल की थी कि कोई भी धोखा खा जाए। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर पाटिल, मेरे पापा की बीमारी और गंभीर होती जा रही है। नव्या ने आरव को कुर्सी तक पहुंचाने में मदद की और मिस्टर पाटिल को समझाते हुए कहा, उन्हें हमेशा लगता है कि वे एक पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें हर कोई अपराधी नजर आता है। मिस्टर पाटिल ने एक ठंडी आह भरी और खुद को असहाय महसूस किया। एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने कहा, नव्या, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होता होगा। सब ठीक है सर, नव्या ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा। मेरे चाचाओं ने अस्पताल से संपर्क किया है और वे अगले कुछ दिनों में मेरे पापा को पेशेवर इलाज के लिए ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। तौबा तौबा, मिस्टर पाटिल ने बेजान पड़े आरव की ओर देखा और आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके परिवार की ऐसी स्थिति होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पिता ने मेरा फोन नहीं उठाया। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें पेरेंट्स मीटिंग में नहीं बुलाता। लेकिन नव्या, घर पर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जी मिस्टर पाटिल, आप चिंता न करें, नव्या ने एक अच्छी बच्ची की तरह जवाब दिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। पढ़ाई तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यह अच्छा है। मिस्टर पाटिल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, तो मैं अब चलता हूँ। अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखना। उन्होंने आरव यादव को इशारा किया। अरे,
मिस्टर पाटिल, आप जा रहे हैं? क्या आप कुछ फल साथ ले जाना चाहेंगे? आरव अचानक खड़े हो गए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर पाटिल ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और घबराहट में दुकान से बाहर निकल गए। अलविदा मिस्टर पाटिल, नव्या ने सम्मानपूर्वक अपने शिक्षक को विदा किया। जब मिस्टर पाटिल गली के अंत में ओझल हो गए तो नव्या थकान के मारे झुक गई और अपने हाथों को घुटनों पर रख लिया। आरव यादव ने भी एक लंबी सांस छोड़ी। वे पसीने से तरबतर थे। ऑफिसर यादव, नव्या हाँफते हुए बोली, आपके साथ काम करना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। अभी मुझे लगा कि हम पके गए। आरव के होंठ सूख गए थे, डर अभी भी बना हुआ था। उन्हें इतना नर्वस कभी महसूस नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब वे कब्रिस्तान में अपराधी को पकड़ रहे थे। धक तेरी की, आरव ने अपना सीना थपथपाया और आह भरी, हम बाल बचे। किस्मत अच्छी थी कि मैंने दिमाग लगा लिया। आरव ने सिर उठाया और अचानक देखा कि लोगों का एक समूह गली के दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा है। उस समूह का नेतृत्व आंटी प्रतिभा कर रही थी, जिन्हें आरव ने पहले डराया था। आरव समझ गए कि वे लोग उन्हें सबक सिखाने आ रहे हैं। वे तुरंत बगल वाली गली में खिसक गए। नव्या, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही आरव गायब हुए, आंटी प्रतिभा हाँफते हुए दुकान पर पहुंची और जोर से पूछा, वे दो पागल कहाँ हैं? वे कहाँ गए? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं। आंटी प्रतिभा के पीछे गली के कुछ पुराने पड़ोसी थे। उनके हाथों में झाड़ू और हथौड़े थे और वे आंटी प्रतिभा का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। आप क्या कह रही हैं, आंटी प्रतिभा? कौन सा पागल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नव्या ने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और तरबूज तौलने लगी। है, आंटी प्रतिभा ठिठक गईं। नव्या, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? वे कहाँ हैं? वो पागल, उसने तो मुझ पर संतरे भी फेंके और कह रहा था कि वह क्या पुलिस वाला है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? नव्या जोशी ने मुस्कुराते हुए आंटी प्रतिभा को तरबूज थमाया और कहा, कुल 42 रुपये हुए, 40 दे दीजिए। अरे, आंटी प्रतिभा का मुंह खुला का खुला रह गया और पड़ोसी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उस समय तक आरव यादव गली के मोड़ पर पहुंच चुके थे। हालांकि यह एक रोमांचक प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार नव्या जोशी की समस्या सुलझा दी थी और अपने कंधों से एक बड़ा बोझ उतार दिया था। वे राहत महसूस कर रहे थे और फिर से एक हल्की धुन गुनगुनाने लगे। हालांकि जैसे ही वे मोड़ से बाहर निकले, एक सफेद वना ने हॉर्न बजाया और उनके सामने आकर रुक गई, उनका रास्ता रोक दिया। ड्राइवर ने बगल वाली खिड़की नीचे की और आरव ने देखा कि ड्राइवर वास्तव में अनन्या अग्रवाल थी। टीम लीडर अग्रवाल ड्राइवर सीट पर मजबूती से बैठी थी और उन्होंने आरव की ओर उंगली से इशारा करते हुए सीधे शब्दों में कहा, अंदर आओ जल्दी। ये पक्का मिरेकल सिस्टम का ही कोई करिश्मा रहा होगा। अनन्या अग्रवाल की कार में बैठे आरव यादव का दिमाग अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था। जब से यह मिरेकल सिस्टम उनकी जिंदगी में आया था, हर वह चीज जिसे वे इत्तफाक समझते थे, अब इत्तफाक नहीं रह गई थी। पहले नव्या जोशी का पिता बनने का वह तनावपूर्ण नाटक और फिर अचानक अनन्या अग्रवाल का सामने आ जाना। ये दोनों ही बातें पक्का सिस्टम से जुड़ी थीं। न केवल सप्ताहांत था, बल्कि आज आरव यादव की छुट्टी का दिन भी था। उन्हें काम पर नहीं जाना था, इसलिए जब वे अनन्या की कार में बैठे तो उन्होंने बस यही सोचा कि कोई आपातकालीन मामला होगा और अनन्या उन्हें जांच के लिए साथ ले जा रही होंगी। टस्क, आरव अपने होंठ सिकोड़ते हुए मन ही मन सोच रहे थे, लॉस्ट हैंड केस अभी सुलझा है, इतनी जल्दी कोई दूसरा बड़ा केस तो नहीं आ सकता है ना? आखिर मैं ऐसे कब तक जी पाऊंगा? लेकिन जैसे ही सफेद वना ने सड़क पार की, आरव यादव को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अनन्या अग्रवाल अपनी निजी कार क्यों चला रही थी? पुलिस अधिकारी जांच के समय तो पुलिस की गाड़ी चलाते हैं, है ना? उन्होंने सुना था कि टीम लीडर अनन्या की यह वना केवल 1 हफ्ते पुरानी है। यहाँ तक कि इस पर अभी नंबर प्लेट भी नहीं थी। अगर यह पुलिस के काम से संबंधित था, तो वे अपनी कार क्यों चला रही थी? आरव ने सोचा, और अगर यह कोई जांच है, तो टीम बी में इतने सारे एजेंट होने के बावजूद वे मुझे लेने क्यों आईं? उन्होंने टीम लीडर अनन्या को ध्यान से देखा, वे नई पुलिस वर्दी में थी और काफी आकर्षक लग रही थी। इतना ही नहीं, हल्का मेकअप और यहाँ तक कि लिपस्टिक भी। हाँ, आज क्या बात है, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं।
आमतौर पर टीम लीडर अनन्या अग्रवाल अपने लुक की परवाह नहीं करती थी और हमेशा थोड़ी सख्त या बिखरी हुई दिखती थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि तैयार होने के बाद वे इतनी अच्छी लगेंगी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अनन्या ने आरव की घूरती हुई नजरों को महसूस किया और बिना मुड़े ही पूछा। नहीं, आरव ने गंभीरता से सोचा और मुख्य विषय पर ध्यान देना बेहतर समझा। उन्होंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं, दीदी? महान जासूस। अनन्या अग्रवाल ने अपना सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से बोली, क्या तुम अपना फोन थोड़ा और अक्सर चेक कर सकते हो? मैंने तुम्हें मैसेज भेज दिया था। ओह, आरव ने अपना फोन निकाला और वाकई वहां एक मैसेज था। अनन्या अग्रवाल ने उन्हें जानकारी भेजी थी कि वे एक कॉमेंडेशन सेरेमनी के लिए सिटी काउंसिल जा रहे हैं, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना था। क्या कॉमेंडेशन? आरव मुस्कुराए। कॉमेंडेशन शब्द उनके लिए बहुत पराया था। अपने पिछले जीवन में उन्हें प्राथमिक स्कूल में कभी मेरिट सर्टिफिकेट तक नहीं मिला था। जब से उन्होंने सड़कों पर रहना शुरू किया था, किसी पुरस्कार की उम्मीद तो और भी दूर हो गई थी। मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक की और देखा कि तुम घर पर बैठे हो, तो अंदाजा लगाया कि तुमने मैसेज नहीं देखा होगा, टीम लीडर अनन्या ने शांत लहजे में कहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद चक्कर लगा लूं, लेकिन तुम सड़क पर ही मिल गए। तुम बहुत फुर्सत में लग रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ओह, मैं भेड़ का मांस और सूप खाने जा रहा था। आरव ने ईमानदारी से कहा, मैंने मैसेज बिल्कुल नहीं देखा। ये बेवकूफ़ फ़ोन बेकार है। मैं बाद में नया ले लूंगा। जरूरत नहीं है, अनन्या ने कहा। स्पेशल पुलिस फोर्स के लिए खास तौर पर बनाए गए फ़ोन का एक नया सेट मुख्यालय से आ गया है। हमें जल्द ही मिल जाएगा। मैसेज एन्क्रिप्टेड होंगे और डेटा भी फ्री होगा। अगर उसके बाद भी तुम्हें मैसेज नहीं मिले तो वह तुम्हारी समस्या होगी। ओह, फ्री है। आरव ने उनकी तारीफ की। टीम लीडर की जानकारी के लिए भगवान का शुक्र है, वरना मैं पैसे बर्बाद कर देता। वैसे कॉमेंडेशन स्वीकार करने का क्या मतलब है? मुझे क्यों मिल रहा है? क्या वे मुझे कोई बड़ा डिप्लोमा और फूलों का बड़ा हार देंगे? जब दिल्ली पुलिस सुरक्षा ब्यूरो में आरव यादव अपना कॉमेंडेशन स्वीकार कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा। अपने दोनों जन्मों में उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। ब्रांच लीडर, सिटी काउंसिल के नेता और यहाँ तक कि प्रांतीय स्तर के नेता भी वहाँ मौजूद थे। हर तरफ पत्रकारों और लोगों का समंदर था। हर कोण से कैमरे की फ्लैश चमक रही थी। उन चमचमाती लाइटों ने आरव को चकाचौंध कर दिया। दरअसल ये समारोह इतना भव्य इसलिए था क्योंकि ये दिल्ली पुलिस स्टेशन के गठन की वर्षगांठ का अवसर था। उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों और स्टेशनों को पुरस्कृत करने के अलावा उच्च अधिकारियों ने तेजर रेप केस और लॉस्ट हैंड केस की मुख्य इकाइयों और कर्मियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया था। रोहनी जिले के स्टेशन लीडर साहिल ने ब्रांच प्रतिनिधि के रूप में अपना पुरस्कार स्वीकार किया, जिसके बाद अनन्या अग्रवाल और आरव यादव एक साथ मंच पर आए। दोनों मामलों का नेतृत्व करने के लिए अनन्या को प्रमाण पत्रों जैसे कई मानक पुरस्कार मिले, लेकिन आरव यादव के लिए यह अलग था। अधिकारियों ने कहा कि अपराधी को पकड़ने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अन्वेषक को केवल मानक पुरस्कार ही नहीं, बल्कि कुछ ठोस पुरस्कार भी मिलने चाहिए। इस प्रकार आरव यादव को प्रांतीय स्तर के नेता द्वारा न केवल 2 मानक प्रमाण पत्र दिए गए, बल्कि उन्हें 2 असली चेक भी मिले। आरव ने उन्हें खोला और उनकी आंखें फैल गईं। वाह, धत्तेरी की, इतना सारा! उन्होंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक चेक 20,000 रुपये का था और दूसरा 8,000 का, कुल मिलाकर 28,000 रुपये। आरव ने इसके बारे में पहले सुना था, पर उन्हें यकीन नहीं था कि यह सच होगा। अपराधी को पकड़ने से वाकई उन्हें पैसे मिले थे। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब कोई नया अपराधी सामने आता था, तो सभी अन्वेषक और ऊर्जावान हो जाते थे। अपराधियों को पकड़ने में बड़ा जोखिम होता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस टीम में इस तरह की इनाम प्रणाली थी। आमतौर पर बड़ा केस सुलझाना पूरी टीम की कोशिश होती है, इसलिए इनाम की रकम पूरी टीम में बराबर बांटी जाती है। लेकिन आरव की स्थिति थोड़ी विशेष थी। तेजर रेप केस और लॉस्ट हैंड केस दोनों को उन्होंने लगभग अकेले ही सुलझाया था, इसलिए इनाम की राशि केवल उन्हें मिली। हाथ में चेक पके आरव को और भी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। उन्हें लगा कि अगर वे हाथ फैला दें तो शायद उड़ने लगेंगे। वे इनाम लेकर मंच से नीचे उतरे और स्टेशन लीडर साहिल ने उनसे बात की, पर उन्हें कुछ याद नहीं रहा। उन्हें बस 3 शब्द याद रहे, बहुत बढ़िया, अद्भुत, धन्यवाद। असल में स्टेशन लीडर साहिल उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे से उन्हें डांट रहे थे। तुम इस तरह के आयोजन में बिना वर्दी पहने कैसे आ सकते हो? तुम्हारे बाल भी किसी आवारा की तरह बिखरे हुए हैं,
क्या तुम हमारी नाक कटवाना चाहते हो? लेकिन आरव पागलों की तरह हंस रहे थे और उन्होंने उत्साह में स्टेशन लीडर का हाथ झटक दिया। बहुत बढ़िया, अद्भुत, धन्यवाद। वापसी के रास्ते में आरव अनन्या अग्रवाल की वना में बैठे थे। वे अपने हाथ में रखे चेक को सहला रहे थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक के बाद एक दो केस सुलझाने से उन्हें सम्मान और इतना सारा पैसा मिलेगा। ये जिंदगी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। खासकर जब वे इनाम लेने ऊपर गए थे तो उन्हें गर्व और संतुष्टि महसूस हुई थी। पुलिस अधिकारी बनना वास्तव में काफी दिलचस्प था। न केवल आप पैसे कमा सकते हैं और शान से रह सकते हैं, बल्कि आप बुरे लोगों को भी पकड़ सकते हैं। यह उनके पुराने जीवन से कहीं बेहतर था। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये करता रहूंगा। जिन्होंने अपराध किया है और जो करने वाले हैं, तुम लोग संभल के रहना, आरव ने मन ही मन सोचा। इस मोड़ पर वे एक धुन गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाए। आरव यादव, अनन्या ने गर्व से भरे आरव की ओर मुड़कर आह भरी, मैंने वाकई तुम्हें कमा का था।